बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी और आप और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है इट इज़ रिगार्डिंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। हम ऑलरेडी इसके ऊपर लास्ट वीक में बात कर चुके हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के जो हमने अलजेब्रा पढ़ा या रूल्स पढ़े, ठीक है, वो सारे रूल्स मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दिए और आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उसी को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जिस तरह से अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमें C/R चाहिए, दैट इज़ आउटपुट ओवर इनपुट। अब जाहिर है कि आपके पास कोई भी ब्लॉक डायग्राम है और उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत बड़ी ब्लॉक डायग्राम हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिड्यूस करेंगे टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका सिर्फ आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, आपकी बुक की ही एग्जांपल है 3-2, ठीक है। एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 3-2 की एग्जांपल एक ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप उसको गौर से देखें तो वो ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक R इनपुट है, ठीक है, और एक समर लगा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस के साथ, फिर एक और समर है आपके पास प्लस और प्लस के साथ, फिर यहाँ पे G1 है, ठीक है। G1 इज द फीड फॉरवर्ड गेन, ये सारी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बात, ठीक हो गया। उसके बाद एक और समर है विद प्लस और एक नेगेटिव साइन के साथ। इसकी ब्रांच कहाँ से आती है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। देन फीड फॉरवर्ड में G2 है, देन फीड फॉरवर्ड में G3 है, ठीक है, देन C है, ठीक है, ये हो गया आउटपुट C आ गई जी। C से फीडबैक है आपके पास टू दिस लूप, ठीक है। दिस इज यूनिटी फीडबैक, H की वैल्यू 1 है, फीडबैक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एरो आपको फीडबैक के लिए आपको मतलब बैक एरो लगा दिया। एक फीडबैक आपके पास जो है वो यहीं से आ रही है और दिस इज H2, ठीक है। एक फीडबैक ये हो गई और ये यहाँ पर आके इस समर में मर्ज हो रही है। दिस इज़ अ पिक ऑफ पॉइंट, मतलब ब्रांच यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और एक फीडबैक जो है वो G2 और G3 के दरमियान से ओरिजिनेट हो रही है विद H1, ठीक है। तो ये फीडबैक आ गई, ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। अब मैं आपसे कहूँ कि अब आपने C/R निकालना है, ठीक है। हमारा जो मकसद है वो C/R निकालने की हद तक है, या हमने C/R की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं आपसे कहूँ कि जी मुझे इसका C/R चाहिए, ठीक है, अगर मुझे इसका C/R चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो इसके C/R को। C/R निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेंगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको इक्वेशन की मदद से निकालें तो होपफुली आप लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। लेट्स डू दिस वे। आपने मुझे जो अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट जमा करानी है उसमें आपने इसको इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व बाय यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन की मदद से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे कि C/R आपने निकालना है। आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको एक सिग्नल का नाम कोई अपने पास से दे दें, x1 कह दें, एरर 1 कह दें, ठीक है। ये आपका एरर 1 हो गया, ये आपका एरर 2 हो गया, ठीक है। इनकी इक्वेशंस लिख के आपने इसको इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपने अपने हैंड नोट्स में, जो भी आपने नोट्स अगले वीक में मुझे जमा कराने हैं उसमें ये आप शामिल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपने ये वाली, अब मैं मतलब जो कंपेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इक्वेशन से कितना आसान या मुश्किल है और इससे सॉल्व करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। तो वी विल डू दैट, प्रैक्टिस दैट वे, ठीक है। अच्छा, अब हम यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया है, मतलब ज़ाहिर है कि हमने ईच एंड एवरी जो रूल है वो आप लोगों ने, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और हमें पता है कि वो रूल किया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, रूल का मतलब क्या है, पहली तो बॉटम लाइन क्या है, जो भी ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा आप यूज़ करोगे उसमें आपने जो भी समर को आगे लेके जाना है या आपने किसी ब्लॉक को आगे या पीछे लेके जाना है, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो भी सिस्टम है, जो भी आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, वो उस ब्लॉक डायग्राम में मैं क्या लगा सकूं, मैं लगा सकूं क्या चीज़, मैं उसके ऊपर कोई
ये मतलब वो कन्वर्ट हो जाए स्टैंडर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में, मतलब स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये पूरा का पूरा लूप, ये पूरा का पूरा फीडबैक जो है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फीडबैक जो है वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये सी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो जो भी आप स्टेप करोगे वो स्टेप आपने क्या करना है, वो स्टेप इस चीज़ को फोकस करके करना है कि ब्लॉक डायग्राम का जो स्टैंडर्ड लूप है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो बन सके। ठीक है, वो कैसे बन सकती है उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अभी आप देखो, क्या ये स्टैंडर्ड लूप है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी? ये नहीं, क्यों नहीं है? इसमें अगर ये वाली फीडबैक ना हो, अगर ये वाली फीडबैक ना हो तो ये स्टैंडर्ड लूप है। मतलब एक दो ब्लॉक्स आपके पास फीड फॉरवर्ड में है, ज़ाहिर है इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई करके मैं G1 G2 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ये ब्रांच ना हो और इसी तरह से एक फीडबैक आ रहा है और ये नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे आपके पास कुछ है, तो ये पूरा का पूरा लूप मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता अभी क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद, यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं किसी तरह से इस पिक ऑफ पॉइंट को यहाँ से मूव करके आगे ले जाऊँ या फॉर दैट मैटर पीछे ले आऊँ, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, तो तब तो मैं इसको स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जब आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने की कोशिश करोगे तो देर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका होगा, लेकिन कोई एक तरीका ऐसा होगा जो आपके ब्लॉक को बहुत आसान कर देगा, बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं, मैं यहाँ से ये वाला जो समर है, इस समर को मैं यहाँ से गायब कर दूं। फर्ज करें मैंने ये गायब कर दिया, मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये किसी तरह से गायब हो जाए, मतलब ये मौजूद नहीं है, तो तब क्या होगा? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से समर गायब कर दिया, तो अगर आप देखें तो ये जो पूरी चीज़ बन रही है, ठीक है, अगर समर वहाँ पे ना हो, ये ब्रांच यहाँ पर सम अप ना हो रही हो, तो ये जो पूरी चीज़ बन रही है ये क्या है? ये तो पूरी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा लूप गायब हो सकता है। तो इसका मतलब है, जिस तरह पहले मैंने कहा, ये पिक ऑफ पॉइंट अगर गायब हो जाए यहाँ से, तब भी ये स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम एक बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम बन सकती है अगर यहाँ से ये गायब हो जाए तो। ठीक है, अगर ये गायब हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी अगर मैं इस समर को यहाँ से उठा के, फर्ज करें मैं इसको उठाता हूँ और मैं ले आता हूँ इसको इन दो समर्स के दरमियान, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मूविंग दिस समर आउट ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या कहा कि मैंने समर को मूव करना है, मैंने समर को मूव कर दिया, ये वाला समर मैं मूव कर रहा हूँ। इस समर को क्या नाम देते हैं जी? समर को कोई नाम दे देते हैं, समर को हम नाम दे देते हैं, ये समर 1 है, ये समर 2 है, ये समर 3 है। 3 को मैं 1 और 2 के दरमियान लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, समर 1 अपनी जगह पर मौजूद है, समर 3 को मैं ले आया हूँ यहाँ पर प्लस और माइनस, ये समर 3 है। ठीक है, और बाकी जो समर 2 है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, G1 ये समर यहाँ से जा चुका है जी, ये समर यहाँ से गया तो H2 भी चला गया यहाँ से। ठीक है, दिस इज़ योर G3, यहाँ से फीडबैक हो रहा है और ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका H2 है। अभी मैं इसको अभी मैं H2 नहीं लिख रहा यहाँ पे, अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि H2 नहीं होगा, कोई और चीज़ लिखनी होगी हमें। ठीक है, ये समर ठीक हो गया, G1 G2 G1 सॉरी, ये समर आगे चला गया था, ये G2 है, सॉरी ये G2 है, और इसके बाद यहाँ पर दिस इज़ योर G3, ये फीड फॉरवर्ड और यहाँ से आ गया आपके पास फीडबैक। ठीक हो गया जी। G1 G2 G3, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हुआ, ये 3 इधर चला गया, ये समर 2 है। समर 2 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? समर 2 G2 के बाद से H1 इनपुट लेते हुए यहाँ पर आ गया G2। ठीक है,
ये तो लूप बड़ा क्लियर बन गया, ये तो स्टैंडर्ड लूप बन गया पॉजिटिव फीडबैक के साथ। ये स्टैंडर्ड लूप है। G1 G2 ज़ाहिर कैस्केडेड है, रूल 1 के मुताबिक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रूल 8 के मुताबिक, रूल 8 था जी, रूल 7 था, रूल 7 के मुताबिक मैं ये वाला ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ये वाला समर 3 उठा के पीछे लेकर आया हूँ, तो अगर आप देखो तो इस समर 3 में जो भी चीज़ फीडबैक आ रही है H2, आपको ये याद है कि समर को हम आपस में मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कौन सी थी, रूल नंबर 8 था कि अगर आपके पास 3 समर्स हों तो उनको हम, या 2 समर्स हों तो उनको हम आपस में स्वैप कर सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में। लेकिन दरमियान में G1 है, क्योंकि ये जो फीडबैक H2 से यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर पहले ये H2 से यहाँ पे माइनस होके सीधी यहाँ पर मतलब जो भी उसका है यहाँ पे सिग्नल कुछ भी कह लें आप, X1 है, X1 माइनस ये जो CH2 है ये मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से पीछे लेके आऊँ तो अब क्या है, अब आपके पास इस H2 के साथ G1 मल्टीप्लाई होगा जो कि पहले नहीं था। तो इसका मतलब है जब समर को आप गेन से पीछे लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक हमने रूल पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी समर को गेन से पीछे लेके जाते हैं हम, रूल नंबर मेरा ख्याल है 3 था या 2 था, किसी भी समर को गेन से पीछे लेके जाते हो तो क्या करना होगा, उस गेन से उसको डिवाइड करना होगा। और रीज़न सिंपल सी है, वो रीज़न क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी वैलिड रहनी चाहिए, इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो H2 ओवर G1, ये वाला जो G1 है पहले इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, अब वो G1 आगे जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये G1 और ये G1 कैंसिल होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो इक्वेशन ठीक नहीं होगी। बाकी रूल अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी इस तीसरे वाले लूप को हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला जो लूप है ये एज इट इज़ अपनी जगह पर आ गया। इस सारे प्रोसेस से मुझे एडवांटेज क्या हुआ, मुझे ये एडवांटेज हुआ कि मैं अब इस वाले जो डॉटेड आपको नज़र आ रहा है, इस डॉटेड को मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास सिंपल एक ब्लॉक रह जाएगा। ठीक है जी, मैं इस डॉटेड को ख़त्म कर रहा हूँ, G1 G2, ठीक है, ये पूरी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है ना, तो G1 G2 फीड फॉरवर्ड में, G1 और G2 फीड फॉरवर्ड में है, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस फीड फॉरवर्ड गेन G1 और G2 और मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन। यानी कि इस पूरे ब्लॉक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे ब्लॉक की जगह मैं, ये समर भी गायब हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने समर एलिमिनेट करना होता है, और वो एलिमिनेट कैसे होता है, स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद। इसको मैं कैपिटल X कह देता हूँ जी, ताकि मुझे इस ब्लॉक में कुछ और ना लिखना पड़े, मैं सिंपल X, पूरी इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिखना पड़े, मैंने कह दिया ये X है। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा हो गया। अब आपके पास अगर आप देखें तो ये भी एक स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है, इज़न्ट इट, ये भी एक स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम मतलब स्टैंडर्ड लूप है। X1 और G3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास जो है वो फीडबैक हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको मैं Y कह दूं, एक फीड फॉरवर्ड में क्या है जी आपके पास, X और G3 फीड फॉरवर्ड में, ये फीड फॉरवर्ड है, ये फीडबैक है, डिवाइडेड बाय कौन सी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फीड फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाय फीड बैक गेन, ये Y हो गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास लूप है ये भी ख़त्म हो गया, ये जो डॉटेड लूप है ये भी इसकी जगह सिंपल Y आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस पूरी लाइन को मैं, पूरे लूप को, इस पूरे समर को मैं गायब कर सकता हूँ, मैंने गायब कर दिया। क्या रह गया जी आपके पास, सिंपली Y रह गया आपके पास एक। अपनी जगह पे C अपनी जगह पर मौजूद है, यहाँ पे R अपनी जगह पर मौजूद है। तो आप देखें एक और स्टैंडर्ड लूप बन गया, एक और स्टैंडर्ड है नेगेटिव फीडबैक के साथ, नेगेटिव फीडबैक लगा लें यहाँ पर, इसको Z कहते हैं आप। फीड फॉरवर्ड गेन में Y है, फीडबैक गेन नेगेटिव फीडबैक है 1 प्लस फीड फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई बाय फीडबैक गेन वो 1 है, तो Y ओवर 1 प्लस Y, ये आपका Z हो गया।
y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर आपने आखिर में सिंप्लीफाई करना है इसको, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये जो z है इट इज़ एक्चुअली योर c/r। ठीक है, मतलब इस लूप की ये भी ख़त्म हो गया z की वजह से। जब आपने इस लूप को ख़त्म किया तो आपके पास सिंपल एक ब्लॉक आ गया विच इज़ z एंड इट कंटेन्स c एज द आउटपुट। तो c/r आपके पास बराबर आ गया y/1 + y विच इज़ इक्वल्स टू z। y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो तो y किसके बराबर था, xg3 डिवाइडेड बाय 1 + xh2 ओवर g1। ठीक है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। x की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे तो x आपके पास था किसके बराबर जी, g1 g2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 g2 h1। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय g3 होल डिवाइडेड बाय व्हाट 1 + x की जगह g1 g2 ओवर 1 माइनस g1 g2 h1 मल्टीप्लाई बाय क्या जी h2 ओवर g1। ठीक है, h2 ओवर g1, ये g1 और g1 कैंसिल हो गए, इसका एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, 1 माइनस g1 g2 gh1 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी रिसॉल्व इट विद एलसीएम। तो ये आ गया g1 g2 g3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 g2 h1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया आपके पास 1 माइनस g1 g2 h1, ये एलसीएम है आपके पास, ये वाला एलसीएम। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस g1 g2 h1 प्लस g2 h2। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो आपके पास जो c/r आ गया वो आ गया g1 g2 g3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 g2 h1 प्लस g2 h2। ठीक है, तो ये आपके पास c/r आ गया। तो अगर आप देखें जब आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल ने आपकी हेल्प कर दी और आपको जो है वो आसान कर दिया। अब आप क्वेश्चन ये है, आप कह सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो जो आंसर है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड लूप, मतलब फॉरवर्ड पाथ जो बन रहा है फीड फॉरवर्ड g1 g2 g3 ये न्यूमरेटर में आता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी लूप्स हैं उनके गेन्स का प्रोडक्ट। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अगर आप लूप की बात करें तो एक लूप ये है g1 g2 और h2। तो अगर आप देखें तो g1 g2 और अच्छा सॉरी, एक लूप ये है आपके पास g1 g2 और h1, ये लूप बन रहा है g1 g2 और h1। एक लूप आपका बन रहा है g2 अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द लूप्स, तो एक लूप आपका पास ये बन रहा है, इसी तरह से आपके पास एक और लूप बन रहा है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे जो टर्म्स आ जाएंगी वो क्या कहते हैं इसके हिसाब से आती हैं। तो प्रोडक्ट होती है आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इन फीड फॉरवर्ड मस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये सेम रहती है। और द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन अराउंड द लूप मस्ट रिमेन्स द सेम। ये दो रूल्स हैं जिसकी वजह से आप ये चलते हो। लेकिन जब इसमें आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बताऊँगा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो उसमें मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँगा। लेकिन अभी आप इसको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की प्रैक्टिस के तौर पे ही लेके चलें। ठीक है, और जो मैंने भी रूल आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड और जो लूप की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर हम जो है वो जब सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अच्छा
तो आपके पास जो सी बाई आर आ जाता है, जो सी बाई आर आएगा बाकी एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करके, वो सिंपली होगा G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है G1 G2 एंड G3, ठीक है। ये एलसीएम लेके जो सिंप्लीफाई करके आपके पास रिज़ल्ट आता है। तो मैं जो टेस्टिंग के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में फीड फॉरवर्ड गेन है G1 G2 G3 का फीड फॉरवर्ड गेन, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 प्लस द लूप्स गेन। कितने लूप्स हैं इसके अंदर? 3 लूप्स हैं। तो अगर आप देखें तो एक लूप है G2 G3 और H2, तो जो भी फीडबैक बन रहा है वो ये पॉजिटिव। कौन सा फीडबैक है जी आपके पास? ये बनता है जी आपके पास, मैं आपको मतलब एक क्या कहते हैं, चेक करने का बता रहा हूँ तरीका। प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन, प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन्स, जितने भी फीड फॉरवर्ड गेन्स में हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स गेन्स विद देयर साइंस। मतलब जब अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव फीडबैक है तो ज़रा से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा? G2 G3 और H2, G2 G3 H2, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूला के मुताबिक अगर आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन G1 G2 और G3 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, पहला लूप लगा लें आप इसके ऊपर, ये वाला लूप लगा लें। समर को फिलहाल आप साइड पे कर लें, सिर्फ लूप कुछ देखें। समर मौजूद है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन ये लूप बन रहा है। तो लूप क्या होता है आपके पास? एक पाथ पे दोबारा वापस आना। तो G1 G2 और H1 विद पॉजिटिव साइन, G1 G2 H1 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है। दूसरा लूप आपके पास क्या है? प्लस G2 G3 और H2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो उसको मैंने नेगेटिव कर दिया। तीसरा लूप फिर नेगेटिव है, G1 G2 और G3 और फीडबैक में उसके कोई नहीं है, माइनस G1 G2 और G3, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बग़ैर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन किए भी मुझे जो है वो अपने लूप गेन्स में निकाल सकता हूँ विदाउट इवन अप्लाइंग एनीथिंग। फीड फॉरवर्ड गेन ये इस फार्मूले की मदद से, सम ऑफ ऑल लूप्स गेन्स, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 माइनस G1 G2 H1 है, ये प्लस हो जाएगा, G2 G3 H2 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, G1 G2 G3, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन लगाई है वो ठीक लगाई है कि नहीं लगाई, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। अब आपने जब इक्वेशन से इसको सॉल्व किया तो आपको पता चला कि उसमें ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन लगाने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, इसके साथ एक और मतलब मेथड है इसको सॉल्व करने का, सिग्नल फ्लो ग्राफ। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्टेट स्पेस मॉडलिंग क्या होती है। व्हाट इज़ योर स्टेट स्पेस मॉडलिंग? स्टेट स्पेस क्या होती है, उसकी मॉडलिंग कैसे की जाती है? तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ न्यू टॉपिक फॉर यू, स्टेट स्पेस मॉडलिंग। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने स्टेट स्पेस पहले पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, तो कुछ पहले डेफिनेशंस ऐड कर देता हूँ, फिर हम जो है वो इसकी टेक्निकलिटीज़ या इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं जी। पहली डेफिनेशन है, स्टेट क्या होती है? व्हाट इज़ द स्टेट? स्टेट किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि मतलब चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं बेसिक से लेके चलता हूँ। व्हाट इज़ योर वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि चेंज की जा सके, ठीक है, जो चेंज हो रही हो, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स जो है वो मतलब अगर आप मैथ्स के लिहाज से देखें वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं, डिफरेंट उनका पर्पस होता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें वो डिफरेंट होते हैं। स्टेट इटसेल्फ क्या है? स्टेट आपके पास होती है कि मतलब मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ अपनी लैब में,
मैं लैब में बैठा हुआ हूँ और मैं फ़ोन पे ही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट किस तरह का है और उसका जो सेटअप है वो किस तरह, उसमें क्या कुछ मौजूद है। तो स्टेट का मतलब क्या होगा कि अगर मैं फ़ोन पे उसको बता दूं कि मेरे सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को सेट करके जो दूसरा बंदा है फ़ोन पे जिसको मैं बता रहा हूँ वो उसी स्टेट को रिप्रोड्यूस कर दे। स्टेट क्या होती है आपके पास? स्टेट होती है कि आपके सिस्टम की हालत, ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ योर सिस्टम, दैट मीन्स अगर फर्ज करें केमिस्ट्री के लिहाज से बात करूं तो हो सकता है टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, उसके हिसाब से हो सकता है। फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो उसमें भी कुछ सी किस्म के एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसी तरह से पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट आल्सो डिफाइन सम स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है कि एक टाइम का एलिमेंट्स भी मौजूद होता है कि एट व्हाट टाइम यू आर सेइंग कि ये स्टेट क्या है। t इज इक्वल टू t0 पे एक स्टेट है, t इज इक्वल टू सम अदर टाइम t1, इट इज अनदर स्टेट। तो टाइम भी उस स्टेट का एक पैरामीटर बन जाता है, ठीक है। तो स्टेट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स विच कैन डिफाइन द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज या सिस्टम को डिफाइन कर सकता है। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल नोन एज द स्टेट, ठीक है। दैट इज़ टू से मैं कहता हूँ कि मेरे सिस्टम की जो स्टेट है वो फंक्शन f ऑफ t है, ठीक है, और आगे मैं उसका एक स्टेट वेरिएबल्स या जो भी उसके स्टेट्स हैं उनके हिसाब से बात कर सकूँ, ठीक है। तो क्या है जी, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स विच कैन डिफाइन योर सिस्टम इज नोन एज द स्टेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स की बात करूँ तो स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? वो वेरिएबल्स जो स्टेट को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम स्टेट वेरिएबल्स का नाम देंगे। तो स्टेट और उसके फिर वेरिएबल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स विच कैन डिफाइन the system is known as the state, and the variables which we will use to define our state is state variable, ठीक है। स्टेट वेक्टर क्या होता है? अगर आपको याद हो तो जब आपके पास आप थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हो, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो एक 3 डायमेंशन है, ये है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मतलब 3D में पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। तो अगर मैं कहूँ तो ये क्या है जी, आपके पास इसका x1, x2, x3, ये इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए या इस पॉइंट को बताने के लिए जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो जो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, x1, x2, x3। अब अगर मैं इसके अपने वेक्टर्स बना लूँ, ठीक है, आपको पता है ना ये वेक्टर्स बना सकते हैं आप, ठीक है, वेक्टर्स बना लें। एक तो ये वेक्टर है ना आपका जो कि 3 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी प्रोजेक्शंस एक्स वाई जी एक्सिस पे ले लूँ, ठीक है, ये एक्स वाई जी एक्सिस पे अगर मैं प्रोजेक्शंस ले लूँ तो अब आपके पास क्या होगा, x1 जो है वो एक वेक्टर बन जाएगा, x2 एक और वेक्टर बन जाएगा, x3 एक और वेक्टर बन जाएगा। नॉर्मली जब हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम उसमें एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर i, j और k लगा देते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये वेक्टर्स बन जाते हैं। तो वो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं अगर उनको मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो वो क्या बन जाएंगे, वो स्टेट वेक्टर्स बन जाएंगे। और अगर मैं स्टेट स्पेस की बात करूं, स्टेट स्पेस वो क्या है जी, द स्पेस कवर्ड बाय दी स्टेट वेरिएबल्स। जाहिर है कि अगर मैं 3D की बात कर रहा हूँ, रूम में अगर आप देखें ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज कवर्ड बाय सर्टेन, मतलब ये पॉइंट है, तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट जब भी आप रूम में कॉर्नर पे देखें तो ये पूरा जो है वो एक स्पेस या एक 3 डायमेंशनल आपके पास चीज़ बन जाएगी। चलिए लेट मी एक्सप्लेन इट विद द 2 डायमेंशन थिंग, ठीक है। x1 और x2 आपके पास मौजूद है, तो एक वेक्टर बन गया ये x1 वेक्टर और ये बन गया आपके पास x2 वेक्टर, ठीक है। एक x1 वेक्टर बन गया, x2 वेक्टर बन गया। अब इस x1 और x2 वेक्टर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, अगर मैं उस स्पेस को बारे में बात करूं तो वो ये वाली स्पेस है। तो दिस स्पेस इज नोन एज द स्टेट स्पेस, ठीक है, क्योंकि दिस स्पेस कवर्ड बाय द स्टेट वेक्टर्स और द स्टेट जो भी आप बन रहा है, स्पेस बन रही है जो भी उस स्टेट वेक्टर से, उसको हम स्टेट स्पेस का नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, असल जो चीज़ है वो इसके बाद है, ये तो सिंपल डेफिनेशंस हैं, मतलब अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो
मतलब आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। लेकिन असल चीज़ है जो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, जिसको हमने इसको इस्तेमाल करना है, वो क्या होगी उसके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारी जो फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी। असल में तो हमने बेसिकली क्या बनाना है, स्टेट स्पेस का मॉडल बनाना है, ऐसा ही है। स्टेट स्पेस का मॉडल बनाया जाएगा। तो वो स्टेट स्पेस का मॉडल कैसे बन सकता है, उससे पहले हमें कुछ डिफ़ाइन करनी है जिसको हम कहेंगे स्टेट स्पेस इक्वेशंस। ठीक है, वो इक्वेशंस जो स्टेट स्पेस मॉडल को या पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन कर रही होंगी, ठीक है, उनको हम स्टेट स्पेस इक्वेशन बनाएंगे। वो इक्वेशंस क्या होती हैं, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें। बहुत मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, बट इसकी बेसिक्स जो है वो हमें थोड़ी सी जहन में रखनी होंगी। नॉर्मली जो हमारी स्टेट स्पेस इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टेट स्पेस इक्वेशंस क्या है हमारे पास, स्टेट स्पेस इक्वेशंस होती हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, स्टेट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव। माइंडेड, दिस इज इन टाइम डोमेन, दिस इज नॉट इन एस डोमेन। लेप्लास या जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एस डोमेन में होता है, ये टाइम डोमेन की बात हो रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टाइम डोमेन इक्वेशन। x1 डॉट, वो भी टाइम का फंक्शन है, इज इक्वल्स टू, विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज इक्वल्स टू f1, मतलब फंक्शन 1 विच इज अ फंक्शन ऑफ योर स्टेट वेरिएबल्स। अब वो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट करें कि वो आपके पास n स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो वो उसका फंक्शन होगा। फंक्शन का क्या मतलब है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको, ठीक है, लेकिन पहले मुझे लिख लेने दें सारा। एंड इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स, जितनी भी इनपुट्स हो सकती हैं, मतलब सिंगल इनपुट सिस्टम भी हो सकता है, मल्टीपल इनपुट सिस्टम भी हो सकता है। लेट्स से आपके पास r इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स आर r, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, उसके ऊपर ज़रा फोकस करें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो स्टेट स्पेस मॉडल है, वो टाइम वेरिंग भी हो सकता है, इट इज़ अ टाइम वेरिंग सिस्टम, ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। x1 इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। x2 इज़ ऑल्सो मे बी फंक्शन ऑफ अदर पैरामीटर, ठीक है। तो अच्छा, फंक्शन क्या होता है, मतलब f1 क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन f1, इट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है कि x1 का हो सकता है स्क्वायर हो, x2 और x1 हो, x2 प्लस x3, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द फंक्शन इज़, मतलब और बहुत सारे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और प्लस ये LTI नहीं है, दिस इज़ नॉट LTI सिस्टम, इट मे बी नॉन लीनियर सिस्टम, इट मे बी टाइम वेरिंग सिस्टम, ठीक है। तो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी जो है वो बेस करती है, या जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो स्टेट स्पेस में हम जो है वो लेकर चीज़ें को चल रहे होते हैं, ठीक है। तो x1 डॉट आपके पास आ गया, वो ये इस तरह से लिखा हुआ हो, वैसे तरह से आपके पास x2 डॉट is an next variable, this is the second variable which is again function of time, and it is a function of, मतलब function f2 कुछ भी हो सकता है, जिस तरह ये x1 स्क्वायर और इस तरह से था, x1 ये कुछ और हो सकता है, x1 प्लस x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x10 हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो this is another function of the same state variables with different inputs, मतलब एक से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती है, और इट इज़ ऑल्सो अ टाइम वेरिंग सिस्टम, टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है, ठीक है। इनपुट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम भी हो सकता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है, जो आपके पास हम इस्तेमाल मतलब अभी बात करेंगे उसके ऊपर। मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम भी हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। तो ये चार तरह के नॉर्मली हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। अभी हम जो फोकस करेंगे यूजुअली इसके ऊपर करेंगे, या हो सकता है मल्टीपल आउटपुट आपके पास आ जाए, ठीक है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, फिलहाल मतलब ये भी हो सकता है, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से हो सकता है ये आपके पास क्या होंगी, nth वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, nth फंक्शन और
बिल्कुल वही सारी चीज़ें, मतलब स्टेट वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, इनपुट का फंक्शन होगा और टाइम वेरिंग सिस्टम होगा। इसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस इक्वेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने या गौर करने वाली है वो है आपके पास डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपके स्टेट वेरिएबल का, स्टेट वेरिएबल 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, स्टेट वेरिएबल 2 का सेकंड डेरिवेटिव। जो आपको ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन में आपके पास कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, इट विल बी जस्ट फंक्शन x1 x2 x3 विदाउट डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव नहीं हो सकता। राइट साइड पे आपके पास कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, सिंपल आपके पास स्टेट वेरिएबल्स के फंक्शंस के तौर पर चीज़ होगी, इनपुट भी फंक्शन होगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो आपने लिख दी इसकी स्टेट स्पेस की इक्वेशन। ठीक है, ये तो इनपुट्स या उसकी स्टेट स्पेस की जो भी, अब इसकी स्टेट स्पेस की इक्वेशन होगी। इसी तरह से आपके पास जो है वो उसकी आउटपुट इक्वेशन होगी। लेट मी राइट दी आउटपुट इक्वेशन। जाहिर है जो भी सिस्टम है उसकी कोई आउटपुट होगी, वो भी किसी फंक्शन पे डिपेंडेंट होगी। लेट से आपके पास बहुत सारी सिस्टम की आउटपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, वो आउटपुट भी ज़ाहिर टाइम डिपेंडेंट होंगी, टाइम वेरिंग होंगी। आउटपुट जो है वो सिंपल y1 है विदाउट एनी डेरिवेटिव। ठीक है, नो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हियर। y1 ऑफ t which will be another function, let's say g1। g1 आपका कोई फंक्शन होगा, ठीक है, g1 आपका एक फंक्शन है, g1 which is a function of your same state variables। ठीक है, मतलब x1 x2 x3 कोई भी आपके पास आ रहा होगा और उसके अंदर कुछ इनपुट्स, वही सेम इनपुट्स भी हो सकती हैं या वो इनपुट के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, सेम इनपुट्स और डिफरेंट इनपुट्स और इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम वेरिंग होगा। इसी तरह से y2 इज़ अनदर आउटपुट, मतलब मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है तो वो भी कोई एक अलग फंक्शन होगा। इसी तरह से आप कहाँ तक जा सकते हैं, लेट से हमारे सिस्टम की m आउटपुट्स हैं, m फंक्शन और इट इज़ फंक्शन ऑफ द सेम स्टेट वेरिएबल्स एंड द इनपुट्स। ठीक हो गया? माइंडेड अभी मैंने स्टेट स्पेस मॉडल बताया नहीं आपको, अभी मैंने स्टेट स्पेस इक्वेशंस लिखी हैं, उसकी इनपुट इक्वेशन या उसकी स्टेट स्पेस की इक्वेशन जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ है, उसकी आउटपुट इक्वेशन। इन सारी इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेट मी राइट दीज ऑल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, वो होगी, मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो इस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स क्या है। अगर मैं इसका स्टेट वेरिएबल का कहाँ पे लिख सकता हूँ जी मैं आपको, चले अच्छा, मैं स्टेट वेरिएबल की बात करूँ तो x इज़ द मतलब मैट्रिक्स, बेशक आप इसको क्या थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि ये आ जाए कि ये वेक्टर मैट्रिक्स है। इसकी कितनी स्टेट है जी, x1 is one state which is time dependent, x2 is another state which is again, मतलब स्टेट वेरिएबल्स कह रहा हूँ, स्टेट वेरिएबल्स ये हैं आपके पास x1 x2 से लेकर n तक टिल xn, और ये टाइम, ये स्टेट है, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, ये उसकी स्टेट्स हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं तो इसकी आउटपुट क्या है जी, इस सिस्टम की आउटपुट है, कितने आउटपुट्स हैं, एक y1 आउटपुट है, एक y2 आउटपुट है, ये आउटपुट लिख रहा हूं मैं जी। कहां तक जा रही है बात जा रही है ym तक। ठीक है, ठीक हो गया, x इनपुट हो गया, एक x आपके पास आ गया, एक y आ गया, y आर दी आउटपुट्स एंड x आर दी इनपुट्स। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं फंक्शंस डिफाइन करूं तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहता हूं फंक्शंस, तो लेट मी राइट इट हियर। फंक्शन आपके पास एक f फंक्शंस है, थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूं मैं। फंक्शंस किस चीज़ के फंक्शंस हैं, फंक्शन है फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल ये लिखा हुआ है जी, ये वाला स्टेट वेरिएबल है जो x है, मैंने x लिख दिया तो इसका मतलब है कि इस तमाम वेरिएबल्स की बात हो रही है, कॉमा इनपुट्स। अच्छा, अगर आप इनपुट भी डिफाइन करना चाहें यहाँ पर
तो आप इनपुट भी डिफाइन कर सकते हैं। इनपुट का क्या मैट्रिक्स बनता है जी, U1 से लेकर कहाँ तक जी, UR तक, और अगेन ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, टी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो U आपके पास मैट्रिक्स बन गया। फंक्शंस f ऑफ x, फंक्शन जो है वो x का फंक्शन है, u का फंक्शन है और टाइम t का फंक्शन है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है जी ओके। फंक्शन आपके पास आ गया, मैंने क्या लिखा है, फंक्शन x यानी कि तमाम x वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये x वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x में लिख दिया, u इनपुट्स आ गई, टाइम वेरिएबल आ गया। अब ये ज़ाहिर है कि ये फंक्शंस क्या हैं, ये फंक्शंस आपके पास अगेन कोई f1 है, f2 है एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि आपके पास n फंक्शंस के ऊपर कंसिस्ट करता है, और ये फंक्शंस जो हैं वो इटसेल्फ x1 x मतलब जो भी आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आई कैन राइट इट एज x u and t, ठीक है। अगर आप देखें तो ये x u and t की फॉर्म में मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ, ठीक है, x u and t। इसी तरह से ये भी x u and t का फंक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से जो g फंक्शन है, अगर मैं g फंक्शन की बात करूँ आपके पास, तो g भी क्या है, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आउटपुट फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसका अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, x वेरिएबल, u वेरिएबल और t, और आपके पास g1 जो कि x u and t के ऊपर है, ठीक है, एंड g2 ये भी इसी तरह से वेरिएबल्स हैं, और ये m आउटपुट्स हैं, तो ये m वेरिएबल के साथ आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, फ़र्क किसी तरह से कोई नहीं है। अब मैं सिर्फ इक्वेशंस अगर आपके लिखूं तो इसका मतलब क्या है, जो मेरी इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं। वो इक्वेशन क्या है जी, आपके पास स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव, स्टेट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, स्टेट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव x डॉट, जो कि ज़ाहिर है टाइम भी डिपेंडेंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x u and t। ये आपकी जो इतनी इस पूरे बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है, इस पूरे बोर्ड में यहाँ से लेकर जो मैंने पूरा बोर्ड अभी पूरा लेक्चर दिया है स्टेट स्पेस पे, इस पूरे बोर्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में लिख दिया है। इसी तरह से अगर मैं आउटपुट इक्वेशन की बात करूँ, द आउटपुट इज y ऑफ t इक्वल्स टू g फंक्शन ऑफ x u and t। ये स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखी हुई है। अब जब आप ये स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख लेते हो, मतलब ये स्टेट स्पेस इक्वेशन आ गई, इस स्टेट स्पेस इक्वेशन को लिख लेने के बाद, ठीक है, ये स्टेट स्पेस इक्वेशन आपको समझ आ गई कि मैंने स्टेट स्पेस इक्वेशन को बड़ी इसी एग्जांपल में भी जाके मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शंस, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, वो क्या, उसकी क्या फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं, उसकी आउटपुट इक्वेशंस क्या हैं वो लिखी मैंने, उनको फिर मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप देखें तो ये x और y और u मतलब स्टेट वेरिएबल, इनपुट और आउटपुट की मैट्रिसेस, फिर आपके पास फंक्शंस f और g मतलब जो स्टेट इक्वेशन, स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव के फंक्शंस हैं, और जो आउटपुट के फंक्शंस हैं वो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे। और अगर मुझे इन मैट्रिक्स फॉर्म के बाद जो है अब एक सिंपल मॉडल लिखना है, तो अगर आप देखें तो ये मैंने इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब आपके पास अगर ये स्टेट स्पेस मॉडल, अब मैं इस स्टेट स्पेस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने स्टेट स्पेस मॉडल लिखना है, ठीक है, वो कैसे लिखा जाएगा उसको थोड़ा सा देख लें। तो वो आपके पास सिंपली, मतलब मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, x1 डॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x u and t। इसी तरह से आपके पास आउटपुट t इज इक्वल्स टू g x u and t, ठीक है। तो
अब ये स्टेट स्पेस इक्वेशन है, इससे हमने स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है। तो जो स्टेट स्पेस मॉडल है ये ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होगा, वो स्टेट स्पेस इक्वेशन से ही बनेगा। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर स्टेट वेरिएबल्स, उसके अंदर से आपने क्या करना है, आपने, चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में मैं बाद में लिखूंगा, उसके अंदर से आपने स्टेट वेरिएबल्स जो हैं उनको अलग कर देना है। तो जाहिर है कि जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उससे कोई बन जाएगा मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बनेगा वो कोफिशिएंट्स होंगे, वो उस इक्वेशंस में मौजूद कोफिशिएंट होंगे जो तमाम स्टेट वेरिएबल्स के साथ मौजूद होंगे। वो कोफिशिएंट आपके पास बन जाएगा ए, इसी तरह से प्लस एक और सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो कि इनपुट के साथ होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आउटपुट लिखूं, आउटपुट y ऑफ t, वो क्या होगी आपके पास, एक और मैट्रिक्स C मैट्रिक्स विद स्टेट वेरिएबल x प्लस D मैट्रिक्स विद द स्टेट वेरिएबल विद द इनपुट्स। अभी आपको ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इक्वेशन लग रही होगी, मतलब मुश्किल सी लग रही होगी, ठीक है, लेकिन ये स्टेट स्पेस मॉडल है। तो बेसिकली जो स्टेट स्पेस मॉडल है वो सिर्फ ये मैट्रिसेस मालूम करने का नाम है। ये मैट्रिसेस जो है वो सेट ऑफ या मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट्स के मैट्रिसेस हैं ये मतलब इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं और अपना मतलब एक अपना इसका मकसद है, लेकिन जो स्टेट स्पेस मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ इन मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंडेंट करता है। स्टेट वेरिएबल्स आपके पास इनपुट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर आपको A B C D पता हो तो इसको हम स्टेट स्पेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट स्पेस मॉडल अभी तो मैंने आपको जेनेरिक इक्वेशन के थ्रू यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन इसको जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में वी विल एक्सप्लेन कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये मालूम कैसे किए जाते हैं, किसी इक्वेशन से, किसी मैथमेटिकल मॉडल से ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होती है।